स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 को अगर देखें तो आज की जो निफ्टी में क्लोजिंग हुई है वो 25,377 के ऊपर हुई है, 25,377 के पास हुई है और लगभग 41 पॉइंटों गिरावट है। चूंकि आज फेड की मीटिंग का जो होगा, एनालिसिस होगा और क्या उसमें आएगा, आज फेड की मीटिंग में आउटकम क्या आएगा तो वो पता चलेगा, लेकिन वो शाम तक पता चलेगा। लेकिन उसी की वजह से ही मार्केट में आज टर्बुलेंस रहा है, निफ्टी में आज टर्बुलेंस रहा है और निफ्टी आज आपकी 25,377 अंक पे क्लोज हुई है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो एक स्टॉक मैं लेके आया हूँ जो आपके लिए, वो डीसीडब्ल्यू स्टॉक है। डीसीडब्ल्यू स्टॉक में आज फिर 10% तक की तेजी रही है और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने डीसीडब्ल्यू आपको पहले भी दिया था और वो डीसीडब्ल्यू मैंने लगभग 70 या 75 रुपए के ऊपर दिया था जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था। वो उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसमें लिंक में मैंने दिया था डीसीडब्ल्यू, क्योंकि वो केवल एक मैंने उस वजह से दिया था कि जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकें उस डीसीडब्ल्यू में। तो इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो आज उस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे डीसीडब्ल्यू के, अब ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। एज मैंने स्विंग ट्रेडिंग दिया था लेकिन आज भी 10% तक की तेजी है और वो तेजी अब कहां तक रह सकती है, वो सस्टेन रहेगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, सारा कुछ एनालिसिस करेंगे। तो उसको देखते हैं सबसे पहले डीसीडब्ल्यू स्टॉक को। अगर डीसीडब्ल्यू की बात करें तो आज 9.2% पे क्लोजिंग हुई है और 101 अंक पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें तो इस कंपनी ने जो आज का रिटर्न 9% का है और अगर एक दिन का रिटर्न 9%, उसके बाद का रिटर्न अगर देखा जाए तो 1 वीक का रिटर्न अगर हम देखें इस स्टॉक का, तो 1 वीक का रिटर्न लगभग ये आपको दिखाई देगा एक लगभग 1.3% और एक महीने का 30% रिटर्न है और 6 महीने में 100% रिटर्न दे चुकी है। एक साल में 73% का, 2 साल में 85% का और 5 साल का रिटर्न में 452%। 5 साल का रिटर्न मैं आपको इसलिए बताता हूं कि अगर आप शॉर्ट इन्वेस्टर हैं, मतलब थोड़े कम समय के लिए, तब भी आप समझ जाएं कि 5 साल में कितना रिटर्न मिलता है। 452% का मतलब हो गया कि पैसे को 5 गुना कर दिया है 5 साल में। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाता हूँ, इसलिए मैं 5% का 5 साल का आपको व्यू बताता हूँ। उसके बाद मार्केट कैप अगर इसका देखा जाए तो 2871 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की श्रेणी में आता है। अब इसको मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ कि स्क्रीनर पे ये स्टॉक आपको सारा कुछ बताएगा, फंडामेंटल सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सारा कुछ बताऊंगा, सारा कुछ एनालिसिस करूंगा। हाँ, ये विचार मेरे अपने होंगे और अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इसको, केवल मेरे विचार होंगे, आप इसको अपने अनुसार देख सकते हैं। जो मैं बताऊंगा अगर आपको ठीक लगे तो उस हिसाब से आप कदम उठा सकते हैं, ठीक है सर। अब मैं आपको स्क्रीनर वेबसाइट लेके आया डीसीडब्ल्यू की पे और ये देखते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद ए फोकस ऑन कॉमोडिटी केमिकल, स्पेशल केमिकल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मतलब केमिकल में काम करता है, स्पेशल केमिकल में काम करता है, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है, ठीक है सर। इसका अगर देखें तो मार्केट कैप 2009 से 72 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट मार्केट प्राइस जो इसकी चल रही है वो आज 101 रुपए पे चल रही है। हाई अगर इसका देखा जाए तो 105 रुपए का हाई लगाया है। पी रेशियो देखा जाए तो 219 का पी रेशियो है। अब बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू पे जबरदस्त ट्रेड कर रहा है, 35 रुपए की बुक वैल्यू है इस स्टॉक की। अब बुक वैल्यू का मतलब अगर आप समझते हो तो बुक वैल्यू में आपको बताना चाहूंगा कि ये, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितने उसके पास लायबिलिटी है। एसेट्स का मतलब कितना उसके पास सारा कुछ धन है जो कि वो सारा कुछ कर्जा वर्जा और जिसके पास भी, जिनका भी उसके पास रुपया है, सारा कुछ निकालने के बाद अगर वो सारा कुछ निकाल देगी अपने एसेट्स में से तो जो बचेगा वो उसकी बुक वैल्यू होती है। तो ये पर शेयर में दी गई है तो 35 रुपए की बुक वैल्यू का शेयर है, तो बहुत ही अच्छी बुक वैल्यू है इसकी। 35 रुपए की बुक वैल्यू का शेयर है। डिविडेंड यील्ड देखी जाए तो डिविडेंड 0.48% का डिविडेंड भी है। अब एक है कि आरओसी और आरओई देखिए इस स्टॉक की, तो आरओसी 6.72% की है और आरओई जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है वो केवल 1.65% की है। तो इसमें यहाँ नोट करना कि ये थोड़ा कम है इसकी, ये लगभग 15 से ऊपर तो होना चाहिए था। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि आपको रिटर्न मिल रहा है वो केवल 6.72 का और 1.65 का है। फेस वैल्यू देखी जाए तो 2 की है और पीईजी रेशियो, अब पीईजी रेशियो पे हम गौर करेंगे तो पीईजी रेशियो जो इसका है 4.73 का है।
अब पीई रेशियो को अगर देखा जाए तो स्टॉक के पीई में अगर फोरकास्ट ग्रोथ का अगर हम भाग दे देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड होती है, तो उसका भाग देके पीई रेशियो निकलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक ये अगर एक के बराबर होता है तो स्टॉक सही आता है, एक से ऊपर होता है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मानते हैं स्टॉक को। तो ये अब केवल यहाँ से ही सब कुछ कल्पना नहीं कर लेंगे पीई रेशियो से, लेकिन पीई रेशियो भी अहम रहता है। इंडस्ट्री पीई देखा जाए तो इंडस्ट्री का पीई कितना है, 21 का है, और स्टॉक का पी रेशियो कितना था ऊपर सर, स्टॉक का पी रेशियो था, स्टॉक पी 219 रुपए का। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो है ही ये स्टॉक, तो ओवर वैल्यू मान लो 219 के पी पे काम कर रहा है, इंडस्ट्री का पी 21 का है। अब वो देखे क्वार्टरली वाइज सेल्स अगर देखें तो 14% तक की है, क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट है माइनस का 32% है। जहां सर माइनस आ जाता है तो वो थोड़ा, अब डिविडेंड यील्ड देखिए 0.48 की है, डेब्ट टू इक्विटी है जो 0.43 की है। डेब्ट इक्विटी मतलब कितना इसके पास कर्जा है, कितना डेब्ट इक्विटी है, कर्जा कितना है वो 0.3 का है। अर्निंग परसेंट पर शेयर देखा जाए तो 0.42 का है। रिजर्व अगर देखा जाए तो 973 करोड़ का रिजर्व है, और पिट्रोस की स्कोर जो है 5 का है इसका, ठीक है सर। ये 5 का, 4 और 5 का कंपनी अगर औसत होती है तो 4-5 का औसत इसका पिट्रोस ठीक होता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है 9 का। 7 से 9 तक का स्कोर बहुत ही बेस्ट होता है, कंपनी बहुत ही बेस्ट होती है, ठीक है सर। तो पेट्रोसिस 5 की है, वो मतलब वो जो कंपनी है वो एवरेज कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो इसमें। लेकिन ये थोड़ा सा ये आया कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी वो थोड़ा सा गड़बड़ आया, क्वार्टरली प्रॉफिट वार थोड़ा सा माइनस में चला गया, ये है थोड़ा इसमें डेंट। और हल्का सा रिजर्व अगर देखें तो ये सब चीज, सेल्स ग्रोथ देखिए माइनस की 16% की है, ये थोड़ा वो है। अब अगर आगे और चलते जाएं तो सेल्स ग्रोथ 3 साल की है 8.53% और 5 साल की है 6.71%। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखा जाए तो ये है 219 रुपए का, वो पी रेशियो ही हो गया प्राइस टू अर्निंग। प्रमोटर होल्डिंग की है 44.9% की है, डीआईआई होल्डिंग इसमें 0.01% की है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ, अब हम चलते हैं सर इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट सर इसके क्या कहते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखें डीसीडब्ल्यू के सेल्स जो है क्वार्टरली क्वार्टर अगर देखा जाए तो ये लगातार यहाँ से देखिए, हम 2021 से छोड़िए, अब 2022 से लेके चलते हैं तो 768 पे 697, 579, 588, 438 और 414 करोड़ लगातार ये इस तरह चलती चली जा रही है। फिर 621 करोड़ और जून में 499 करोड़। उसका एक्सपेंस अगर देखें तो एक्सपेंस भी कंपनी के जितनी सेल्स कर रहे हैं उसके बराबर इसके एक्सपेंस हो रहे हैं। तो जून की क्वार्टर में अगर देखें तो 499 करोड़ इसने सेल्स की और लगभग एक्सपेंस उसने उतना ही किया। तो सर ये भी ठीक नहीं रहता कि जितना हम सेल्स कर रहे हैं उतना ही एक्सपेंस कर रहे हैं, जितना आप कमा रहे हो उतना, जितना बचा पा नहीं रहे उतना आप खर्च कर रहे हो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर देखें तो ये कितने पे काम कर रही है, 9% के पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। 10% के पे, 4% के पे पहले, तो उससे पहले 10%, 11%। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे हमने मान लो 100 रुपए कमाए किसी क्षेत्र से, किसी सेल करके 100 रुपए कमाए, या 100 रुपए की सेल की हमने, जितना पैसा बचाया, अब हमने मार्जिन कितना कमाया, मतलब हमने कितना लाभ उस पर कमा लिया, कितना हमें पैसा बच गया, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। तो ये है, तो ये 9.04 पे 10, उसके पहले 4 ही रह गई थी, 10.04 की है, 11 की है, ठीक है सर। तो उसके बाद अब अदर इनकम वगैरह अगर हम देखते हैं इसकी, तो डेप्रिसिएशन ये होता है कि कितना कितना माल उसके पास ऐसा पड़ा हुआ है जो कि मतलब डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएशन मतलब घटता चला जाता है। उसके बाद अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो पहले 4 करोड़, फिर माइनस का 19 करोड़, फिर 24 करोड़, अब ये 10 करोड़, ठीक है। तो इसमें भी सर थोड़ी सी ये एक एक मतलब इसको कहें कि एक लगातार बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। जैसे मुझे यहाँ पे देखा, अब 90 करोड़, फिर 55 करोड़, फिर 65 करोड़, फिर 61 करोड़, उसके बाद फिर माइनस रह गया, उसके बाद 24 करोड़, 10 करोड़ रह गया, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट इसी प्रकार ये है, तो नेट प्रॉफिट भी आपको अगर समझ में आ रहा होगा, जैसे माइनस भी एक बार हो चुका है 2 करोड़, फिर माइनस 12 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर मतलब इसमें एक ऐसे नहीं है जैसे एक एक कंपनी अच्छी होती तो लगातार प्रॉफिट वगैरह उसका बढ़ता जाए, इस तरह से ये काम नहीं कर रही है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर ईपीएस देखें तो ईपीएस भी आपको उसी तरह नजर आ जाएगा।
अब अगर इसका साल दर साल देखें, साल दर साल भी थोड़ा चेक कर ले रहे हैं, तो 1277 करोड़, फिर 1464 करोड़, 2400 करोड़, अब ये आपका 2872 करोड़। ठीक है सर। उसके बाद एक्सपेंस भी देखो, लगातार एक्सपेंस उतना ही कर रही है लगभग। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन, इसमें भी आप देखते हैं प्रॉफिट वगैरह सब कुछ अगर देखें, तो प्रॉफिट आपका ये भी आप इस तरह देखिए, देखो 4.12 ईपीएस, मतलब ये ऊपर जाकर प्रॉफिट 108 करोड़, 192 करोड़, 16 करोड़, 12 करोड़। मतलब कोई ये नहीं है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा हो। मैं आपको सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा, इसमें बैलेंस शीट सारा कुछ दिखाऊंगा आपको, वो आप फिर अपने अनुसार उसमें, उसके बाद में आपको बताऊंगा अभी कि क्या मेरे विचार से क्या हो सकता है कंपनी में, और जो आपका विचार हो वो फिर आपके ऊपर होगा, लेकिन जो मेरे विचार से हो सकता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उसके बाद ये आपको समझ में आ रहा हो, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि माइनस हुआ, फिर 108 करोड़ भी हो गई एक बार, फिर 192 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर मात्र 16 करोड़ का रह गया। तो प्रॉफिट में भी एक मतलब ये नहीं है कि लगातार बढ़ रहा हो, जैसे हम, चलो 108 करोड़ ना होता, ये 10 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर 18 करोड़, बढ़ता तो जाता कम से कम। अब एकदम बढ़ा, एकदम 108 करोड़ रह गया, एकदम 192 करोड़ रह गया, और 16 करोड़ रह गया। तो आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अब अगर देखें तो 10 साल की सेल्स ग्रोथ 4%, 5 साल की 7%, 3 साल की 9%। ठीक है सर। अब बैलेंस शीट पे नजर डालें तो बैलेंस शीट अगर देखें तो रिजर्व कंपनी के पास 9 से 73 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा कंपनी के पास 439 करोड़ का कर्जा है। फिक्स एसेट्स वगैरह अगर देखें तो इसके पास 1352 12 करोड़ टोटल एसेट जो है, 289 करोड़ का। अब कर्जा वगैरह जो लिया, टोटल लाइबिलिटीज 289 करोड़ की, अदर लाइबिलिटीज ये हो गई। सीडब्ल्यू फिक्स एसेट कौन से हैं, जो कि ये काम कर चुकी है, सीडब्ल्यू आईपी जो काम हो रहे हैं, तो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगर एक और एक्टिविटी आती है तो वो देखते हैं इसके, ये देखिए आप रेशियो देखिए, डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डे पेबल और कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल। सर अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने पिछले वीडियो में जो आपको डे सबके जो रेशियो बताए थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो डेब्टर डेज क्या है, डेब्टर डेज सर ये 90 के अंदर हो तो ज्यादा बेटर है, तो बहुत अच्छे हैं डेब्टर डेज। ठीक है। डेब्टर डेज क्या होता है वो एक बार फिर बता दे रहा हूँ मैं। अब डेब्टर डे का मतलब होता है कि हाउ क्विकली कैश इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम डेब्टर, मतलब जो कंपनी के खरीदार हैं उनसे कंपनी कितने दिन में पेमेंट ले रही है। ठीक है सर। तो ये एक 90 दिन की साइकिल है, जिसमें 3 महीने, जितने कम हो उतना बेस्ट होता है, तो ये 90 दिन से कम ही होने चाहिए। तो ये 26 है 28 है, ये ठीक है इसके सर। 21 है, 24 है, 17 दिन है। उसके बाद इन्वेंट्री अगर डेज देखी जाए तो कितने दिन इन्वेंट्री पड़ी रहती है उनके पास, तो ये भी ठीक है इसके, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ा हुआ है कि 97 करोड़, फिर 139 करोड़, तो 83 करोड़। तो ये इसमें एक फिर वही बात आती है कि वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगातार एक स्थिरता नहीं है उसमें। डे अगर पेबल देखे जाए तो 36, 204, फिर 155 करोड़, 137 करोड़, 167 करोड़, करोड़ नहीं सर, डेज डेज है सर, करोड़ गलती से निकल गया। 36 दिन, फिर 204 दिन, 105 दिन, और ये फिर 78 दिन घट रहे थे, अब फिर ये बढ़ के आ गए। कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल पहले इसकी माइनस में थी, उसके बाद माइनस में थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में होती है। नेस्ले ले लो आप, और बड़ी बड़ी कंपनी ले लो, उससे ये तो कोई अच्छी बात है कि वह कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस है। मैं थोड़ा आपको उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। तो कैश कन्वर्जन साइकिल होते हैं कि कितनी जल्दी कंपनी पैसे को कलेक्ट कर लेती है उन सप्लायर से, अपने अपने इन्वेंटरी को बेच के, जो वो सामान बना रही है उसको बेच के कितनी दिन में कैश को कलेक्ट कर लेती है। तो वो जितने कम हो उतना अच्छा होता है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि सप्लाई उनके पैसे बहुत जल्दी पे ले लेती है उन पैसे, मतलब मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे मतलब उसने किसी को मान लो कोई चीज बेची, तो ठीक है, तो पेमेंट सर उसने पहले ही ले लिया उन पैसे, पेमेंट पहले ही ले लिया, मतलब पेमेंट ये नहीं किया कि हमने आपको चीज दी उसके बाद पेमेंट लिया, पेमेंट उसने पहले लिया तब उसने चीज दी। तो ये नेगेटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये नेगेटिव का मतलब होता है। और उसके बाद थोड़े से दिन बढ़े हैं तो ये अच्छा साइन है। नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल थी इसकी, लेकिन अब उसके बाद थोड़े से दिन इसके बढ़ने लगे हैं। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, तो ये भी ठीक है। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव, इसका मतलब ये होता है, अब वर्किंग कैपिटल डेज एक पूरा एक चक्र होता है सर, जैसे कैश आया, फिर कैश उसने लिया, फिर रॉ मेटेरियल बनाया, वर्किंग प्रोसेस की उसने, उसके बाद अपना पूरा काम किया, उसके बाद उसने अपना उसको बेच दिया, फिर उसने पैसे कमा लिए। अब वर्किंग डेज नेगेटिव का मतलब जैसे हम, जैसे कोई चीज आप कुछ कुछ मतलब हम मान लो एक दुकान है, उस पर हम कोई सामान बना रहे हैं, तो हम पैसा पहले उधार ले आए, उधार हम पैसे लाते लाते जा रहे हैं और काम बनाते जा रहे हैं और उसको पैसे में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव कोई कोई लोग इसको गलत साइन मानते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस एक्सपेंड
एक्सपेंड कर रही है, तो हम उधारी से बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो इसमें गलत साइन मानता नहीं हूँ इसको। तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज भी ठीक है। अब उसके बाद अब ये थोड़ा सा बढ़े कि 2 दिन फिर हुए, फिर 20 दिन हुए, 12 दिन हुए। उसके बाद आरओसी आरओई देखिए, अब ये 18%, 25%, 7% की है। अब थोड़ा होल्डिंग अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.86% है। उसके बाद ये एफआईआई, अब देखिए जून क्वार्टर में प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है इसमें कंपनी में, ठीक है सर। एफआईआई की देखें तो एफआईआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई, जब प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है तो इस कंपनी के लिए ये अच्छा साइन है। एफआईआई ने भी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआई की होल्डिंग स्थिर है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है सर। तो मैंने आपको इसका पूरा डेटा समझाने का प्रयास कर दिया है, सारा कुछ मैंने समझाया है, जो कुछ नेगेटिव साइन है वो ही बताएं, पॉजिटिव साइन है वो ही बताएं। उसके बाद अब इसके हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कहता है इसका, अगर चार्ट अगर देखें तो आज इसमें ये देखिए आप, जब ये जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने ये स्टॉक दिया था, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद तब मैंने इसको समझाने ट्रेंड लाइन से प्रयास किया था कि इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक देखिए आप, इस ब्रेकआउट के बाद 80 रुपए के पास ये स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड कराया था अपने वीडियो में, अपने व्यूअर्स। उसके बाद ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, अब ये स्टॉक फिर ऊपर गया 99 रुपए 100 तक ये टच करके गया था, कितने पे 100 रुपए को टच किया था। उसके बाद फिर ये स्टॉक आज फिर इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया और ये 104 रुपए के ऊपर चला गया। अब इस स्टॉक को मैं बताऊं तो टेक्निकल बहुत ही गजब नजर आ रहा है इस कंपनी का, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही टेक्निकल में। और अच्छी बात आज का साइन ये दिया है कि इसने 100 के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी अब 120, 130, 40 रुपए पे जाता हुआ दिखाई देगा, बहुत जल्दी जाता दिखाई देगा, ज्यादा दिन नहीं लगाएगा। टेक्निकल बहुत ही अच्छा है। हाँ, फंडामेंटल अगर देखा जाए तो फंडामेंटल में अगर अब थोड़ा सा देखें तो इस स्टॉक में टेक्निकल अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत जल्दी आपको ये 150 से लगभग 130, 140 आप आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर फंडामेंटल देखा जाए, आप सोचेंगे इसको 3-4 साल या 5 साल के लिए तो इसके लिए तो आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट इसका कैसा आता है, वो कितना अच्छा आता है, उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे, उसके बाद इसमें बनाएंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट ये वाला कितना आता है। लेकिन टेक्निकल तौर पे बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं नजर नहीं आ रही है। और फंडामेंटली इसमें एक दो थोड़ी सी कमियां नजर आई कि क्वार्टरली सेल्स वगैरह जो थी वो थोड़ी सी नेगेटिव सेल्स ग्रोथ माइनस की थी और प्रॉफिट वार भी माइनस का था, थोड़ा आरओसी आरओई थोड़ा कम है। लेकिन इस बार का रिजल्ट देखते हैं किस तरह का इसका रिजल्ट आता है। लेकिन टेक्निकल रूप से बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, आपको ये बहुत जल्दी 1 से 1 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 100 के ऊपर ये स्थिर हो गया है। अब ये आपको बहुत जल्दी 120, 130 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। और अगला वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ बारी रिन्यूअल के बारे में आपको जानकारी दूंगा, उसके बाद स्टॉक सुजलॉन एनर्जी के बारे में जानकारी दूंगा अगले स्टॉक के बारे में। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिए, धन्यवाद।